कहा ये जाता रहा है कि चंदा मामू दूर के, लेकिन अब चंदा मामू हो चुके हैं इंडिया के। जी हाँ, इंडिया ने अपना एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया चंद्रयान 3 का। और उस चंद्रयान 3 ने जाके इतनी कामयाबियां समेटी, उसने चांद के ऐसे हिस्से के ऊपर लैंड किया जो साउथ पोल है, और जिसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक अभी तक लैंड नहीं कर सके। उनके मिशन अभी तक उस लेवल की कामयाबी हासिल नहीं कर सके जिस तरह की चंद्रयान 3 ने कामयाबी हासिल की। इंडिया को इस चंद्रयान 3 के मिशन के नतीजे में क्या कामयाबियां उसको मिली और उसको इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, और पाकिस्तान और इंडिया की जिस तरह से आपस में एक दरीना ताल्लुकात रहे हैं और राइवलरी चल रही है दुनिया के हर मैदान के अंदर, तो आया कि क्या पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ इस शोबे के अंदर भी राइवलरी इख्तियार करनी चाहिए। और जिस तरह इंडिया ने कोई अपना 600-700 करोड़ रुपए का बजट इस सारे मिशन के ऊपर स्पेंड किया, और यकीनन ये पाकिस्तानी कोई 2000 अरब से ज़्यादा रुपए बनते हैं, तो क्या पाकिस्तान को भी इस तरह का मिशन लॉन्च करना चाहिए, इसके ऊपर अपनी स्पेंडिंग करनी चाहिए? इस इम्पोर्टेंट सवालात के जवाबात हम इस आने वाली वीडियो के अंदर जांचेंगे। मैं हूं अकमल ख़ान, मैं आपको अपने सोशल मीडिया चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आप पहली दफ़ा हमारे सोशल मीडिया चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। इन सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ने से पहले हम हिस्ट्री जानेंगे कि किस तरह से जो है ना वो चाँद की तस्खीर का अमल तारीख़ में जारी रहा, और कौन कौन से ऐसे ममालिक थे जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया, और उसमें कौन किस तरह से कामयाब हुआ, किस हद तक कामयाब हुआ। जो पहली तरह का मिशन है जो फ्लाई बाय मिशन कहलाता है, इसके अंदर जो स्पेस क्राफ्ट है वो चाँद के ऊपर उतरने की अहलियत नहीं रखता, और ना ही उसकी सलाहियत ये थी कि वो चाँद के गिर्द पूरा चक्कर लगा सके। वो सिर्फ ये करता था कि यहाँ ज़मीन से उड़कर और चाँद के करीब से होता हुआ गुज़र जाता था, और वो उसके करीब से गुज़रने के अमल के दौरान वो मखसूस जो है ना अपने जो इक्विपमेंट थे उसकी मदद से वो कुछ मालूमात चाँद की ज़मीन की इकट्ठी करने की कोशिश करता था, तस्वीर लेता था, और उसके ज़रिए से वो अपना तज्ज़ियात वहाँ पे इकट्ठे करता था। इस तरह के जो मिशंस हैं वो 1950 से इसका सिलसिला शुरू होता है। यहाँ पे जो इसको लीड करता है वो रशिया उस वक़्त बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। वो स्पेस वॉर के अंदर सबसे पहला मुल्क है जिसने इसमें इसको लीड किया इस शोबे के अंदर, और तकरीबन कमोबेश हर तरह के मिशन के अंदर रशिया ने टॉप किया, और उन्होंने सबसे पहले इस तरह के जो मिशंस हैं वो लॉन्च किए, सिवाय एक जगह पे जहाँ पे अमेरिका ने रशिया को पीछे छोड़ा। और ये हम आगे जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मिशंस हैं कि जहाँ पे आके किस मुल्क ने लीड किया उसको। जो दूसरी तरह का जो मिशन आता है वो है ऑर्बिटल मिशन, कि जिसके अंदर ज़मीन से जाने वाली जो स्पेस क्राफ्ट है वो चाँद के मदार के गिर्द चक्कर लगाती है, और वो कई दिन तक उसके गिर्द घूमती रहती है, और वो उस मदार के गिर्द चक्कर लगाने के अंदर वो अपने मुख्तलिफ आलात और इक्विपमेंट और अपने कैमराज की मदद से वो पिक्चर्स भी गेट करते हैं, और वहाँ पे जो है ना वो उसके जो मुख्तलिफ अनासर हैं उसका भी अंदाज़ा लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करते हैं। ये दूसरी तरह का जो मिशन है, ये पहली तरह के मिशन से मज़ीद एडवांस उसकी निस्बत था, और इसके ऊपर भी 1960 के अरसे में काफ़ी काम हुआ, और इसमें भी सबसे पहला जो मिशन था वो रशिया ने भेजा, और उसके फ़ौरन से बाद जो है वो अमेरिका ने ये मिशन भेजा। तीसरी तरह का जो मिशन आता है वो होता है इम्पैक्ट मिशन, जिसके अंदर ज़मीन से भेजे जाने वाले स्पेस क्राफ्ट को एक हिस्से को ऑर्बिट के अंदर घुमाया जाता है, और उससे उसका दूसरा जो हिस्सा है वो जुदा होकर जाके चांद के ऊपर हिट करता है और वो क्रैश लैंड कर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, उसको क्रैश लैंड क्यों करवाया जाता है? क्योंकि ये पिछले जो दो हमारे मिशंस थे उसकी निस्बत ये एडवांस मिशन है, लेकिन अभी तक यहाँ तक अभी जो साइंसदान थे उनको ये सलाहियत हासिल नहीं हुई थी कि वो चांद की सतह पे अपना कोई जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लैंड करवा सकें। तो इसीलिए वो उस मदार में जाके जो स्पेस क्राफ्ट था वो एक हिस्सा अपना जुदा करके और वो उसको चांद के मज़ीद करीब करके उस पर वो उसको क्रैश लैंड करवा देता था। लेकिन उस क्रैश लैंडिंग से कुछ देर पहले तो वहाँ पे उसकी जो इक्विपमेंट थे और उसका जो कैमराज और वो सारी चीज़ें जो वो वहाँ की जो चांद की सतह की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे वो अपने स्पेस क्राफ्ट को भेज रहे होते थे जो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। और मज़ीद ये कि फिर वो ऑर्बिट के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन जो ज़मीन पे मौजूद साइंसदान होते थे उन तक वो पहुंचती थी, जो कि मज़ीद उनको क्लैरिटी मिलती थी। अदरवाइज़ जो ऑर्बिट जो है वो चूँकि चांद की सतह से काफ़ी दूर होता है, कई सौ किलोमीटर दूर, तो उनको वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, जो इस मिशन के नतीजे में उनको मिलना शुरू हुई, जिसको इम्पैक्ट मिशंस कहा जाता था।
चौथा मिशन आता है जिसको कहा जाता है लैंडर मिशन। यहाँ पे आके साइंसदान इस काबिल हुए कि उन्होंने चांद की सतह के ऊपर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारा और वो उसकी चांद की सतह की तफसीली उसके मुताला वो हासिल करने में कामयाब हुए, उसकी सतह पे मौजूद एलिमेंट्स का वो तज्जिया करने में कामयाब हुए, मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरे मशीन्स और मुख्तलिफ़ तरह के जो सर्विलेंस कैमराज थे उसकी मदद से वो ज़्यादा बेहतर जाँच पड़ताल करने में कामयाब हुए। ये मिशन भी सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने सबसे पहले ये सर्व किया। पांचवा मिशन आता है जिसको रोवर मिशन बोला जाता है, जिसके अंदर जो आपका स्पेस क्राफ्ट है वो चांद की सतह पे उतर तो जाता है, लेकिन अब जाहिर है कि वो स्पेस क्राफ्ट इतना बड़ा होता है कि वो चांद की सतह पर घूम फिर कर वहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों से वो तहकीकात को इकट्ठा कर नहीं सकता। तो उसके लिए एक छोटा रोबोटिक उसमें एक रोवर उसमें डाला जाता है, उसमें रखा जाता है कि वो जब चांद की सतह पे स्पेस क्राफ्ट लैंड करे तो उसमें से वो जो रोबोटिक रोवर है वो बाहर निकले और वो मुख्तलिफ़ जगहों से चांद की सतह के नमूने इकट्ठी करे और वहाँ से जो उसकी सतह पर मौजूद पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वहाँ पे आया कि पानी पाया जाता है या नहीं, तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी वो गैदर करता है। तो ये मिशन भी सबसे पहले रूस ने भेजा, लेकिन इस मिशन से पहले अमेरिका ने जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की और उसने दुनिया को हैरान कर दिया कि उसने इससे पहले जो है वो इंसान को चांद की ज़मीन पर लैंड करवाया और उसने वहाँ पे कुछ देर रह के मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले शख्स थे जो जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा। ऑल्दो को इसको काफ़ी जो है वो कंट्रोवर्शियल इसको कहा जाता है, लेकिन जाहिर है कि इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें थी वो अब तक डिस्क्लोज़ हो चुकी हैं और ये मिशन अपनी जगह पर उस वक़्त वैलिड था। सवाल जो आम तौर पे ये पूछा जाता है कि जी इस तरह का मिशन दोबारा क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ी रीज़न ये बताई जाती है कि जी ये फ्लॉप मिशन था और ये फेल मिशन था और ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो बुनियादी तौर पे उसकी वजह शायद यही थी कि इसके ऊपर बजट बहुत ज़्यादा था और इसके जो बेनिफिट्स थे वो इतने नहीं थे। तो इस वजह से ये मिशन जो है कोई ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं किया गया और कुछ चंद ही लोग थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा और उन्होंने वहाँ से कुछ अपना रिसर्च एनालिसिस किया, कुछ डाटा इकट्ठा किया। जो इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन है वो इस लिहाज से बड़ा नुमाया है कि उसने जो चांद है उसके साउथ पोल के ऊपर उसने लैंडिंग की है। और इससे पहले जब चंद्रयान 1 मिशन जो 2008 के अंदर प्लान किया गया था, उसने जब वहाँ पे अपना एक इम्पैक्ट मिशन लॉन्च किया तो उसके नतीजे में जो उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, चूँकि वो साउथ पोल की थी वो भी, तो वहाँ पे उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि चांद के ऊपर पानी पाया जाता है। 2008 के अंदर ये पहली दफ़ा ये बात अयां हुई और उससे पहले ये बात किसी ने तहकीक हासिल नहीं की थी, क्योंकि यही समझा जाता था कि चांद के ऊपर पानी नहीं पाया जाता। तो उसके नतीजे में एक बड़ी नई किस्म की खोज पैदा हुई जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। और यहाँ पे जो इंडिया की चांद के ऊपर जो सुप्रेमेसी है, उसकी जो पावर है, स्पेस पावर का जो नुक्ता आगाज़ शुरू होता है और उसके बाद वो अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करते हैं। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के अंदर कुछ तकनीकी ख़राबियों की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाता। वो बेसिकली एक रोवर मिशन था चंद्रयान 3 की तरह का, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा बग था कि जिसकी वजह से जो चंद्रयान 2 है का स्पेस क्राफ्ट जिसने लैंड करना था चांद की ज़मीन पर, वो लैंड नहीं कर पाता। उसका जो 300 मीटर के बुलंदी के ऊपर उसका जो सॉफ्टवेयर है वो ये असेस नहीं कर पाता कि किस जगह के ऊपर हमवार ज़मीन है जहाँ पे उसको लैंड करना चाहिए। और वो हमवार ज़मीन ना पाने की वजह से और वो अपना जो उसने एरिया और जिसको उसने स्टडी करके ये एनालिसिस पेश करना था उसके सॉफ्टवेयर ने कि ये जगह हमवार है और यहाँ पे लैंड करना चाहिए, वो उसको पूरी तरह से उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया कर सका। तो उसी बग को जो इसरो ने, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसको चंद्रयान 3 के अंदर उन्होंने दूर किया और उन्होंने उसको कम एरिया की जगह बढ़ा के उन्होंने 4 किलोमीटर का एरिया उसके सॉफ्टवेयर में दे दिया कि 4 किलोमीटर तक अगर उसको कहीं भी लैंडिंग ऑप्शन उसको मिलता है, हमवार ज़मीन मिलती है, तो वहाँ पे वो लैंड कर सकता है, जिसकी वजह से उनका ये चंद्रयान 3 मिशन जो है वो कामयाबी को पहुँचता है। अब बात ये आ जाती है, जो हमारा सवाल जो हमने पहले वीडियो के स्टार्ट में उठाया था कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला बेनिफिट हो सकता है वो ये कि इसके अंदर आप कायनात के मज़ीद इस तरह की जो छुपे हुए चीज़ें हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इससे पहले हमारे जो मिशंस थे स्पेस मिशन, वो इतनी ज़्यादा दूर जाने की सलाहियत नहीं रखते थे। अगर जिस तरह से इंडिया का क्लेम है कि साउथ पोल के ऊपर पानी पाया गया है चांद की सतह पर, तो इट मीन्स कि वहाँ पे पानी की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि वहाँ पे आप मुस्तकबिल में कोई आप अपना एक स्पेस स्टेशन वहाँ पे कायम कर सकते हैं जहाँ से आपको एनर्जी मिल सकती है और आप उसके जो पानी की मदद से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मदद से आप ईंधन बना सकते हैं और उस ईंधन को आप मज़ीद अपने जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
और वो आपके जो स्पेस क्राफ्ट हैं उनके पास पहले जो लिमिटेशन होती थी कि जब वो ज़मीन से खला में जाते थे तो फिर उनका जो फ्यूल महदूद होता था और वो उस महदूद फ्यूल की बिना पर ज़्यादा आगे नहीं जा पाते थे, उनको वापस आना पड़ता था। उसके ऊपर आप ओवरकम कर सकते हैं, आप अपने वहाँ पे मज़ीद फ्यूल उसको वहाँ पे मुहैया करके उसको प्रोवाइड करके तो आप अपने जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो चाँद से भी जो आगे की दुनिया है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका इंडिया को ये भी हो सकता है कि वो चाँद की सरज़मीन पर इस तरह के कोई वो एलिमेंट्स वहाँ पे पाए जो वो अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और अपनी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके फ़ायदे के लिए वो इस्तेमाल कर सके। उसके अंदर यूरेनियम हो सकता है, उसके अंदर प्लूटोनियम हो सकता है और उसके अंदर इस तरह के जो दूसरे बहुत सारे जो एलिमेंट हो सकते हैं जो आईसीज़ के अंदर यूज़ होते हैं और जो मुमकिन तौर पर आने वाले वक्तों में शायद हमारी ज़मीन के अंदर जिनकी जो अवेलेबिलिटी है वो शॉर्ट हो जाए तो वो भी वहाँ पे चाँद की सतह पे पाए जा सकते हैं और वो वहाँ से वो उसको हासिल कर सकते हैं। तो राइट नाउ जो इंडिया ने जो स्टेप उठाया है उसने अपनी सुप्रीमेसी शो कर दी है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर और वो इस वक्त जो चाँद की सतह पर ऐसी जगह लैंड कर चुका है कि उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। तो इसके यकीनन और भी बेनिफिट्स जो है वो मुमकिन तौर पे इंडिया को इसके मिल सकते हैं। अब इस सारे अमल के अंदर उनका कोई बजट जो है इसके ऊपर स्पेंड होता है 600-700 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। तो ये जो बजट है ये अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आया कि पाकिस्तान को भी इस दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक बेसिकली ऐसी बात है और ऐसी चीज़ है कि जिसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब ममालिक जो है वो तरक्की के ऊपर होते हैं तो फिर वो इस तरह के काम करते हैं कि जिसके अंदर जो है उनको इन्वेस्टमेंट भी अगर करनी पड़ती है लेकिन वो एक अपनी धाक बिठाने के लिए और अपना एक शाहकार तरतीब देते हैं। वो जैसे जब हिंदुस्तान पूरी तरक्की पे था तो फिर यहाँ पे ताजमहल और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। तो उस इस वक्त जो हमारे यहाँ पे लोग हैं वो ये हैरान होते हैं कि जी ये इस तरह की जो बिल्डिंग्स बनाई गई ये क्यों बनाई गई। भाई वो इसलिए बनाई गई कि उस वक्त जो है ना हमारा जो ये पूरा खित्ता था ये तरक्की याफ्ता था और इसको जो है इस तरह के कोई मसाइल नहीं थे फाइनेंसिंग के। तो इसी तरीके से जैसे फ्रांस ने आईफल टावर बनाया अपना, तो अब वो देखा जाए तो उसकी जगह पे वो बहुत सारे ऐसे काम दूसरे भी कर सकता था कि जो उसकी आवाम को फ़ायदा पहुंचा सकते थे। लेकिन जाहिर है कि जो मुल्क भी तरक्की पर होता है तो वो इस तरह के सिंबॉलिकल स्ट्रक्चर्स और इस तरह की जो है ना कोई वो रिसर्चेज और इस तरह के एडवेंचर वो अपने पेश करता है जो आने वाले वक्तों में भी लोगों को हैरान करते हैं कि इन्होंने ये इतना पहले कैसे इन्होंने सर अंजाम दिया। तो बुनियादी तौर पे इसके पीछे ये मोटिव है और यकीनन इसके पीछे जो दूसरे जो बिज़नेस मोटिव्स हैं वो भी इंडिया को हासिल हो सकते हैं। और ये इंडिया का जो सारा इसके ऊपर जो ख़र्चा है वो इस तरीके से भी पूरा हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जो दूसरे ममालिक हैं जिसके अंदर है अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और इसी तरीके से यूएई है और इसी तरीके से जापान है, ये सारे ममालिक भी मून रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंडिया इनको भी ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है और उसके ज़रिए से वो अपना जो ज़र मुबादला है वो हासिल कर सकता है। तो ये इंडिया को इन सारी चीज़ों के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान अब इस रेस में कहाँ पे स्टैंड करता है? यकीनन पहले तो पाकिस्तान को अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे गुर्बत, बेरोज़गारी और माशी नाइंसाफ़ी है उसको दूर करने की ज़रूरत है। जब ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं तो फिर यकीनन हमारा अगले दर्जे में जाके ये काम बनेगा कि हम भी जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकेंगे, फिर ही ये मुमकिन हो सकेगा। इस वीडियो को देखते रहने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।